हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम, जो कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने के साथ साथ आपके फाउंडेशंस ऑफ केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन करने वाला भी चैप्टर है। इसके बिना आपकी आगे केमिस्ट्री की जर्नी भी कंप्लीट नहीं होती है। और आज हम इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 पर हैं, बट मेक श्योर आपने इस चैप्टर के सारे पहले लेक्चर भी ज़रूर देखे हुए हों, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब लेक्चर नंबर 5 में हमने बोहर का मॉडल स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास कुछ एनर्जी लेवल्स, कुछ शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशनिंग कैसे होती है उन शेल्स के अंदर, ये हम आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं विद द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द वैलेंसी। और वैलेंसी अगेन इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे हम जो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे वो ये है कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो आज के दोनों टॉपिक बहुत बहुत सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। ऑलराइट, तो सबसे पहले द बिग क्वेश्चन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनटू द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और एनर्जी लेवल का मतलब वो शेल या वो ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। हम इनको एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं? हमने लेक्चर नंबर 5 में ये अंडरस्टैंड किया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट या शेल के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, ना वो एनर्जी लूज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। क्योंकि ये एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए हम उसको एक एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो आने वाले पूरे लेक्चर में जहां जहां पे हम शेल यूज करें या हम एनर्जी लेवल यूज करें या हम वर्ड ऑर्बिट यूज करें, बात एक ही रहेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जब न्यूक्लियस के आसपास पोजीशनिंग होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी शेल के अंदर जा सकते हैं कि हाँ सारे होटल के कमरे खाली पड़े हैं, चाहे जिस मर्जी के अंदर जाके सो जाओ। तो आपको एक डेफिनेट कमरा असाइन किया जाता है। जब आप किसी होटल में भी जाकर स्टे करते हो तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते। बिल्कुल वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली पोजिशनड नहीं होते हैं। एक एटम के अंदर उनकी एक फिक्स्ड पोजिशन है जो उनको ऑक्यूपाई करनी होती है। ठीक है, सो दे ऑक्यूपाई द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। और इसके लिए हमको साइंटिस्ट बोहर, जिन्होंने हमको बोहर एटॉमिक मॉडल दिया, और उसके साथ एक और साइंटिस्ट अटैच्ड हैं बरी, जिन्होंने मिलकर एक बोहर बरी स्कीम दी फॉर द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द वेरियस एनर्जी लेवल्स, जिसको हम अब सीखने लगे हैं। ठीक है, तो बोहर बरी ने कुछ रूल्स दिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। और आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 से बोहर के मॉडल से ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी शेल्स को हम कैसे नंबर करते हैं, हम उनको कैसे नेम करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि न्यूक्लियस के पास की जो इमीडिएटली न्यूक्लियस के बाद की शेल होती है उसको हम के शेल बोलते हैं, या हम उसको फर्स्ट शेल बोलते हैं, जिसका मतलब है उसका n नंबर 1 होता है। तो हम शेल्स की नंबरिंग न्यूक्लियस की तरफ से बाहर की तरफ करना शुरू करते हैं। तो द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज n इक्वल टू 1, उसके बाद n2, 3, 4 एंड सो ऑन। और सबसे पहली शेल को इसीलिए हम के शेल बोलते हैं, एल शेल बोलते हैं, फिर उसके बाद m और फिर उसके बाद n शेल। ठीक है, सो ये आई होप आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है बाय द स्टडी ऑफ द बोहर मॉडल। और अब हमने उसको रिवाइज भी कर लिया सो दैट कि हम सब एक ही पेज पर हैं जब हम इस लेक्चर के अंदर आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए हमको कुछ रूल्स गिवन है, गिवन बाय बोहर एंड बरी। और द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेल्स, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं एक एटम की। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस एटम्स और एलिमेंट्स। तो सबसे पहला रूल जिसके अकॉर्डिंगली फिलिंग होनी है दैट इज कॉल्ड एज द 2n स्क्वायर।
ठीक है। तो बोहर और बरी ने एक मैथमेटिकल रूल दिया टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको एक शेल में अकोमोडेट किया जा सकता है, और इस रूल को हम 2n² बोलते हैं। अब इसमें ये 2 तो सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है 2, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है बाय n का स्क्वायर। तो ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ द शेल, जो कि k के लिए फर्स्ट शेल है, l के लिए सेकंड शेल है, m के लिए थर्ड शेल है, n के लिए फोर्थ शेल है। सो अब किस तरीके से फिलिंग करेंगे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली शेल के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2n² में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि के शेल में आ सकते हैं, दैट इज 2। L शेल के अंदर 2n² का हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 × 4 दैट इज 8। थर्ड शेल के अंदर n इज इक्वल टू 3, सो 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 2 × 9, सो दैट इज गोइंग टू बी 18। और फोर्थ शेल में n इज इक्वल टू 4, सो 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 2 × 16, सो 32। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी है, एल शेल के अंदर 8 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, एम के अंदर 18 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, एन के लिए 32 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। जैसे कि एक छोटा होटल है उसके अंदर 2 ही लोग आ सकते हैं, उससे बड़ा होटल हो गया वहाँ पे 8 लोग स्टे कर सकते हैं। एम शेल है उसके अंदर और बड़ा होटल हो गया तो वो 18 लोगों को स्टे करवा सकता है। उससे अगला बड़ा होटल हो गया जहाँ पे 32 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वेल इससे एटलीस्ट आपको एक चीज़ और क्लियर हुई कि जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे शेल की कैपेसिटी भी बढ़ती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 8 to 18 to 32 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि n के बाद और शेल्स नहीं है, यस हैं, बट जितना हमको पढ़ना है क्लास 9th पे उतने के लिए ये KLMN सफिशेंट है, डोंट वरी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछो कि अगर शेल का नंबर 6 होगा, n इज इक्वल टू 6, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट शेल। सो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर पोस्ट करना। तो अब ये 2n² के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर एम के अंदर 18 आ सकते हैं, तो ये कैपेसिटी पता लग गई। बट इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है कि हाँ अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि m की कैपेसिटी 18 है तो वो सारे के सारे m वाले फ्लोर पे जा सकते हैं या m होटल में जा सकते हैं, या उसके अंदर भी कुछ तरीका है जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रैंडमली शेल्स को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, दे आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल मूविंग टूवर्ड्स द आउटर शेल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे पहले उनको के शेल में भेजा जाएगा, फिर उसके बाद उनको एल शेल में भेजा जाएगा, फिर एम शेल में भेजा जाएगा और फिर उसके बाद एन शेल में भेजा जाएगा। तो स्टेप वाइज फिलिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के कमरे भर दिए, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के कमरे भर दिए, फिर सेकंड फ्लोर के कमरे भरेंगे, फिर थर्ड फ्लोर के कमरे भरेंगे, एक होटल के अंदर एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है। सो स्टेप वाइज फिलिंग होती है, पहले के शेल को भरेंगे, फिर एल को, फिर एम को और फिर एन को। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स वी हैव। तो अगर आप लोगों को याद है तो पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको सिंबल सिखाए थे एलिमेंट्स के, और मैंने वहाँ पे आपको ये कहा था कि पहले 20 एलिमेंट्स के आप सिंबल्स को याद कर लो, ठीक है। तो आज उसकी यूटिलाइजेशन का टाइम आ गया है। तो हम लोगों ने पहले 10 एलिमेंट्स को निमोनिक के साथ सीखा था, हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज़, ऑन, फ्राइडे, नाइट, ठीक है। तो ये 10 एलिमेंट 1 to 10, ये 1 to 10 क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये 1 to 10 सिग्निफाई कर रहा है उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और हमने ये भी सीखा था कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर Z1 है तो मतलब उसके पास 1 प्रोटॉन है, और जितना प्रोटॉन्स का नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी होता है एक न्यूट्रल गैस
एटम के अंदर। तो अगर हाइड्रोजन एक न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 होगा। सिमिलरली अगर मैं बोरॉन पे चली जाऊं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका मतलब है कि इसके पास 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और अगर मैं नियॉन की बात कर रही हूँ तो अगर उसका Z10 है तो मतलब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सो अब एटॉमिक नंबर से आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता लग गया, ठीक है। सो हम फिलिंग करते हैं। जब मेरे पास हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के पास Z1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो किस शेल में जाएगा, वो K शेल के अंदर जाएगा, ठीक है। हीलियम के पास Z2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके K शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। लिथियम का Z3, इसका मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस मिसिंग है, सो वी कैन ड्रॉ द न्यूक्लियस इन द सेंटर, ठीक है। तो K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, K में नहीं डाल सकते क्योंकि 2n² हमको कहता है कि K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। सो आपको अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालना है, L शेल के अंदर डालना है। कहीं पे भी एक डॉट ड्रॉ कर दो फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम पे जाएंगे तो बेरिलियम के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इसकी L शेल में चले जाएंगे। फिर 5 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन K में और 3 इलेक्ट्रॉन N में। कार्बन इज 6, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द K शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द L शेल, ठीक है। नाइट्रोजन आएगा तो अगेन नाइट्रोजन में 2 + 5 K में L में चले जाएंगे, 3 4 5। ऑक्सीजन के लिए अगेन ये 2 और 1 2 3 4 5 6 8 हो जाएंगे। 9 बनाने हैं तो 2 पहली के अंदर और 7 अगले में, 4 5 6 7। और नियॉन के अंदर इट इज गोइंग टू बी 2 + 8, 4 5 6 7 8, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपने सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, उसके बाद शेल ड्रॉ करनी है। K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और L के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी इज 8, तो आप 8 तक भर सकते हो, ठीक है। तो K में 2, L में। अब नियॉन के बाद क्या होगा, यहाँ पे 8 हो गए तो अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, दैट विल गो इनटू द M शेल, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव अहेड, आपको इस 2n² के साथ एक और रूल भी सीखना है। और वो रूल क्या है कि द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द वैलेंस शेल, दिस कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते, चाहे उसकी कैपेसिटी जितनी मर्जी हो। M की कैपेसिटी 18 है, बट अगर वो आपका लास्ट शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आप उसके अंदर 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल नियॉन तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। मेरे पास अगला एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, इसका मतलब है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, ठीक है। तो आप पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, उसके बाद अगले शेल के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे। तो अब L की कैपेसिटी भर गई, अब 8 से ज़्यादा आप नहीं भर सकते, तो अगला इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे चले जाएगा, M के अंदर। ये तो 2n² के हिसाब से ही चल रहा है। बट अगर आप अब पोटाशियम को देखो, ठीक है, तो क्लोरीन के अंदर भी ऐसे ही होगा, 2 8 और 7 आपने भर दिए। पोटाशियम में अगर आप देखोगे तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर इज 19। सो पहले आप 2 भरोगे, फिर आप 8 भरोगे, 10 हो जाएंगे। अगले के अंदर आपने 8 भरे, ठीक है। अब जब आपने 8 भरे तो 8 के बाद, क्योंकि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 है, तो आप सोचोगे कि आप उसको 2 8 9 कर दो, है ना। बट आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपका यहाँ पे सेकंड रूल आपको कहता है कि आप आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो आपको यहाँ पे 8 के बाद पॉज लगाना पड़ेगा और अगला इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पे भेजोगे, आप भेजोगे उसको KLM के बाद N शेल के अंदर, ठीक है। सो अब पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, फिर अगले शेल में 8, फिर उससे अगले में 8 और N शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कैल्शियम के लिए इट विल बी 2 8 8 2, ठीक है।
फिर आप ये सोचोगे कि मैम फिर उसकी 18 कैपेसिटी का फ़ायदा क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको एक पॉज लेना पड़ेगा उस अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप वो सीख पाओगे जब आप क्लास 11th में होगे और आप और चीज़ों के बारे में सीख पाओगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे और तब जाके आप पूरे 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हो। तो 9th के लेवल तक की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो इतनी ही है। आपको 2 रूल्स याद करते हैं, एक 2n² और एक आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टिप वैसे यहाँ पे दे सकती हूँ मैं आपको कि आउटर मोस्ट से जो अंदर वाला शेल होता है ना, एडवांस लर्निंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। ओके, ये आपके 9th के लिए नहीं चाहिए आपको, बट जिसकी भी क्यूरियोसिटी है थोड़ा सा और जानने की तो उसको बता सकती हूँ मैं यहाँ पे कि पेनल्टीमेट शेल, इनर शेल टू द आउटर मोस्ट शेल, उसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दैट इज़ गोइंग टू बी 18। ओके, तो आप वहाँ से आगे और ट्राई कर सकते हो फिलिंग करने के लिए। और अगर आप इसको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा क्लास 11th का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाके और डिटेल स्टडी कर सकते हो। तो अभी 9th तक के लिए हम यहीं पे फोकस रखेंगे फॉर द 2 रूल्स। ओके, सो ईच शेल दिस हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2n² बट द आउटर मोस्ट शेल फॉलोज द स्टेबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि जो हम आगे मैं भी आपको बताती हूँ, तो नोबल गैसेस होती हैं उनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि वो सबसे स्टेबल एटम्स हैं पूरे के पूरे। अगर हम सारे एलिमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ से हमारी ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि बाकी के जो एटम्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे बन जाए और इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो बाय द लॉस गेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम चीज़ें आगे आगे अभी समझेंगे। तो एक ऑक्टेट रूल है कि 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होती है, पहले वाली शेल जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो वो 2 पे स्टेबल हो जाती है। पूरा अगर शेल भर जाता है तो वेल या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक्सट्रीम स्टेबिलिटी देता है। सो एक्सेप्ट द के शेल विच फॉलोज द डुप्लेट रूल। ठीक है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सब शेल्स अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये रूल कहता है कि आप आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरो। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, वी कैन जस्ट क्विकली फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स जो हमने हमारे सिलेबस में है। तो हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से एक बार सुन लो, हाई, ठीक है, सो दिस इज हाई, हेलो, हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 11 इज सोडियम, ना मांगे अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और पोटाशियम एंड कैल्शियम इज कीमती कार। ठीक है, सो इनके अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगी, दिस इज 1, दिस इज 2, या मैं यहाँ पे ही लिखती हूँ जिस तरीके से आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा ही हुआ है कि आप इसकी लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट की तरह इनका एटॉमिक नंबर लिखते हो। सो 10, दिस इज़ 11, दिस इज़ 12, 13। तो इनका एटॉमिक नंबर इनके एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिप्रेजेंट करता है। सो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। ठीक है, सो अब हम फटाफट से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल भर गया। हम मूव करते हैं तो यहाँ पे के भर गया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एल शेल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम शेल को। ठीक है, सो 2 और 1, 2 और 2, ये हमने अभी सीख लिया। फिर उसके बाद 2 और 1, 2, 3, फिर उसके बाद 2, 1, 2, 3, 4, 2 और 5, 3, 4, 5, 2 और 6, 3, 4, 5, 6, 2 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 और 8। ठीक है, सो 8 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी है और 8 स्टेबिलिटी भी देता है। 5, 6, 7, 8, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस लाइन में आ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस।
ये बहुत ही स्टेबल एटम्स हैं जो कि औरों के साथ कंबाइन भी नहीं करते, और सब लोग चाहते हैं, सारे के सारे एटम चाहते हैं कि हम भी इनके जैसा बन जाए। ये हम अंडरस्टैंड करेंगे इवन जब हम आगे अगले चैप्टर की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सोडियम। सो सोडियम के 2, फिर उसके बाद 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अब थर्ड शेल में 1। तो मैं सिर्फ थर्ड शेल भर देती हूँ 1, इसका मतलब यहाँ पे 2 आएंगे, इसके अंदर 3 आएंगे, इसके अंदर 4 आएंगे, अगली के अंदर 5 आएंगे, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो पहले के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 और बाकी के आपके थर्ड शेल में चले जाएंगे, ठीक है। सो द स्मॉल ब्लैक डॉट एट द सेंटर दैट रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस और सर्कल आउटसाइड दे आर रिप्रेजेंटिंग द KLM शेल, और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है। आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। सो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खुद से लिखते हैं, ठीक है। हमने शेल नहीं ड्रॉ करने हर बारी, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो हम एक सिंपलर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे शो भी कर रही थी, ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, मुझे आपको हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियरली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट शेल्स ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की जैसे अरेंजमेंट करते हैं, जिस तरीके से हमने शेल के अंदर भरा, K के अंदर 2, L के अंदर 8 एंड सो ऑन, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ऑर्डर के अंदर भरेंगे, सबसे पहले K, L, M, N। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं भर सकते। K के अंदर 2 ही मैक्सिमम कैपेसिटी है, 2 से ज़्यादा हम नहीं भर पाएंगे, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल शो अस द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हम इसको अब ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है, पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने 281 लिखा, इसका मतलब है कि सबसे पहला नंबर इज 2, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कॉमा डाल के आपने लिखा 8, मतलब कि L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कॉमा डाल के आपने लिखा 1, इसका मतलब है M के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 2, 8, 1, पहली शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, अगर फोर्थ भी होगी तो वो कॉमा डाल के फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिख दोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, हीलियम की 2, लिथियम की 2,1, कार्बन की 2,4 जिसका एटॉमिक नंबर 6 था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 2,6, नियॉन का 2,8, सोडियम 11 इज 281, क्लोरीन इज 287, आर्गन इज 288, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए लिख दी है। आप खुद से अपना एलिमेंट लिखो, एलिमेंट के सामने उसका सिंबल लिखो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसको यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। और अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे 19 और 20 भी लिख दूँ, तो 19 इज पोटेशियम जिसका सिंबल है K, तो एटॉमिक नंबर इज 19, सो दिस इज 2,8,8। आउटर मोस्ट शेल में 9 नहीं हो सकते, इसलिए आप 9 नहीं लिखोगे, 281। और 20th इज कैल्शियम, सो दिस इज Ca। 20 इज 2, 8, 10, फिर और 8 डाल दिया तो 18। मैक्सिमम कैपेसिटी M की है 18, बट आप आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, इसलिए जो अगले 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डन है, ओके, राइट। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू अ टिप फॉर द नेक्स्ट वन, 21, दिस इज कैंडियम, ठीक है। SC इसका सिंबल होता है। तो इसको अब मैं कैसे लिखूंगी, ये एडवांस लर्निंग है, ठीक है। अगर ना भी समझ में आए तो चिंता मत करना, बट समझ जाओगे, ठीक है। तो 2882 तक हो गया था।
अब आपको इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन डालना है, तो पहले 2 डालने के बाद आप इससे पीछे वाली शेल में चले जाओ और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे इसको भर दो। इसके अंदर कितने भर सकते हो मैक्सिमम? 18, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, 8, 9 एंड 2, ओके। सो फॉर द नेक्स्ट दिस वन एंड फॉर द नेक्स्ट 21 से लेकर 30 तक आप इसको कैसे भर सकते हो? 2, 8, 18 एंड 2, ठीक है। उससे अगले 6 वाले और आगे जाएंगे, तो चलो ठीक है, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग अ बिट मोर दैन व्हाट इज़ इन योर सिलेबस। यस, ये 11th में तो आप अच्छे से समझ ही लोगे, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपका NCERT का टेबल नंबर 8.4 डाल दिया है। सिर्फ मैंने एक एडिशन यहाँ पे और कर दी है फॉर द मास नंबर ऑल्सो, सो दैट कि आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर से प्रोटॉन्स का नंबर, न्यूट्रॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर खुद से लिख सको, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर में से जब आप एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स का नंबर भी आ जाएगा। तो ये एक एटम का आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बता देगा कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ गया तो आप उनको KLMN से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो मेरा सजेशन है कि पहले 20 एलिमेंट के लिए आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही याद करो, आपको हेल्पफुल रहेगा। और जब आप मास नंबर याद कर रहे हो तो आप जनरली देखोगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑलमोस्ट जगहों पे बराबर का है, ठीक है। और कहीं कहीं पे न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज़्यादा है। तो बराबर वाले पहले देख लो और फिर जो सिर्फ डिफरेंट वाले रह गए हैं वो आप एक बार ही देख कर याद कर लेना, ठीक है। Alright, so next we move on to the valence shell and the valence electrons। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। सो जो सबसे बाहर वाली शेल होगी जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने भरा है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट या वैलेंस शेल में प्रेजेंट ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिटर्मिन करते हैं एक एलिमेंट या एक एटम की वैलेंसी या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। और यही हमको बताता है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है जब वो और एटम्स के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के वैलेंस शेल और वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज 1, तो उसकी वैलेंस शेल K शेल है, उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर इज 1। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल के अंदर ही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। लिथियम की 2, 1। वैलेंस शेल कौन सी है? जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, दैट इज L शेल। सो L और उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया? 1। सो 2, 2, L 2। बोरॉन इज 2, 3, L इज द आउटर मोस्ट शेल। तो इन सब के अंदर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? L शेल, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब लेट अस अंडरस्टैंड अगेन कि हम एक बार इनको फिल करके प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारा क्या परफेक्ट हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 1। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले K शेल में, फिर उसके अगले 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और M शेल के अंदर 1, ठीक है। तो वैलेंस शेल इसकी कौन सी हो जाएगी? M शेल। K भी भरी हुई है, L भी भरी हुई है। M शेल इज द आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया। उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1।
मैग्नीशियम में सिमिलरली 2 8 2 है, तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। कौन सी शेल है वैलेंस शेल, ये K थी, ये L थी, ये M थी, तो वैलेंस शेल इज M एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो 17 इज द एटॉमिक नंबर, 2 फिर 8 फिर 7, इसका मतलब है कि ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, तो M शेल इज द वैलेंस शेल और उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, जो कि मैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, सो आपको पता लग गया कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ये डायग्राम के अंदर एनर्जी लेवल्स के अंदर कैसे फिट इन करोगे, आप उसको सिंपली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। आपको अगर पूछा जाए कि वैलेंस शेल कौन सी है तो आप बता पाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये आप बता पाओगे, राइट। सो वैलेंस शेल, दिस इज द आउटर मोस्ट occupied shell. Valence electrons, they are the electrons in the valence shell. For K shell, the maximum number of electrons which is equal to the valence electrons is going to be only 2. ठीक है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये डिसाइड करते हैं कि एक एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही डिटरमिन करेंगे कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या है और वो केमिकल रिएक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। सो विद दिस लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द वैलेंसी। सो वैलेंसी को सिंपली अगर हम एक डेफिनेशन फॉर्म में पुट अप करें, ऑलराइट, सो डेफिनेशन की फॉर्म में पुट अप करें कि व्हाट इज वैलेंसी, तो वैलेंसी इज सिंपली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एटम। ठीक है, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी को सबसे पहले लेट अस सी कि एक हैंडशेक की तरह मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो एक पर्सन है जो कि सिर्फ अपना एक ही हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए, तो वो कितने लोगों के साथ हैंडशेक कर सकता है, एक के साथ। ठीक है, बट हमारे 2 हाथ हैं, तो इसका मतलब है कि मैं 2 हाथों से भी 2 लोगों के साथ हैंडशेक कर सकती हूँ। ठीक है, सो मैं 2 लोगों के साथ अगर हैंडशेक कर सकती हूँ तो वो सामने वाला भी 2 हो सकता है, या मैं एक हैंडशेक इधर कर दूँ, 1 मिनट। ठीक है, सो दिस इज 1 पर्सन, उसने एक हैंडशेक इस एक पर्सन के साथ कर लिया और दूसरा हैंडशेक और एक पर्सन के साथ कर लिया। ठीक है, तो अब जब ये वाला एक ही पर्सन के साथ हैंडशेक कर रहा है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है या कितने हैंडशेक वो करता है, 1। ठीक है, अब ये वाला जो सेंटर वाला है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या इसके कितने हैंडशेक कर रहा है, ये 2, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कितनी है, 2। पर ये वाला तो सिर्फ एक ही हैंडशेक आगे बढ़ा सकता है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1। अगर वो एक आगे 3 लोगों के साथ हैंडशेक कर सके तो इसका मतलब है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3। अगर वो 4 लोगों के साथ हैंडशेक कर सके तो उसके 4 हाथ हैं, तो वेल उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4। और जैसे एक ऑक्टोपस होता है उसके 8 हाथ होते हैं, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 8, उसकी वैलेंसी 8। आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि एक एटम और कितने एटम्स के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, so valency is simply the number of handshakes an atom can do. It is going to show the combining capacity of an atom. और atoms कैसे combine करते हैं actually मैं अगर आपको बताऊं तो that is by the sharing of electrons, by the losing of electrons और gaining of electrons। जब वो अपने octet आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने की कैपेसिटी रखता है। बट वैलेंसी को सबसे पहले जब डिफाइन किया गया था तो दैट वाज डन इन द टर्म्स ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी या हैंडशेक विद हाइड्रोजन और क्लोरीन, कि अगर सामने वाला पर्सन एक हाइड्रोजन है या सामने वाला पर्सन आपका एक क्लोरीन है, उन दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी या वो आगे हमेशा एक ही हाथ बढ़ाते हैं हैंडशेक करने के लिए, वो एक से ज़्यादा हाथ नहीं बढ़ाते। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। अब उसके सामने जो आया वो आगे अपने कितने हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन करता है या कितने क्लोरीन्स के साथ कंबाइन करता है, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वहाँ से वैलेंसी को सबसे पहली बारी डिफाइन किया गया था।
ठीक है। सो वैलेंसी इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वैलेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद विच इट कंबाइंस और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स विद विच इट कंबाइंस, क्योंकि दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी खुद की कितनी है 1, ठीक है। सो अगर मेरे पास एक X एलिमेंट है और वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के सामने अगर X है और वो फॉर एग्जाम्पल 4 क्लोरीन्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी है 4। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि आपके NCERT टेक्स्ट बुक में भी गिवन थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है तो वाटर के अंदर वाटर का फॉर्मूला क्या गिवन है H2O। इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन कर रहा है 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2, इसका मतलब है एक Mg 2 Cl के साथ हैंडशेक कर रहा है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। अमोनिया इज NH3, इसका मतलब है एक नाइट्रोजन आगे 3 हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3, ठीक है। सो कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया या कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया एक एलिमेंट, वो उसकी वैलेंसी बता देता है, ओके। क्यों? क्योंकि हर एक हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो वैलेंसी है दैट इज 1, वो 1 हैंडशेक ही कर सकता है। तो अगर आपके पास 2 हाथ हैं, आप ऑक्सीजन का एटम हो, आपने एक हाइड्रोजन के साथ हैंडशेक किया, आपने दूसरे हाइड्रोजन के साथ हैंडशेक किया, तो आप ये ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक दूसरा हाइड्रोजन, सो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई 2, उसने 2 हैंडशेक्स किए, ठीक है, क्लियर है। अब इससे बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द वैलेंसी इज इन द टर्म्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करेंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां से, ठीक है। सो अब वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 1, 2, 3 या 4 तो उसकी जो वैलेंसी होती है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 2 होगी, अगर उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 3 है, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 4 है। और 1, 2, 3 वाले तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। सो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन द नंबर ऑफ 1, 2, 3 और यही उसकी वैलेंसी हो जाती है। 4 वाला इन जनरल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग, लूजिंग, गेनिंग, ये हम कंसेप्ट आगे भी सीखेंगे। बट अगर उसके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आप फिलहाल इतना याद करो कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो ऑक्सीजन के अंदर अगर 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 होगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे बना भी हुआ है, आई कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो ऑक्सीजन है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑक्सीजन इज 2 and 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे के शेल में डाले और 6 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो जब नंबर हो 5, 6 या 8 और आपको उसकी वैलेंसी बतानी हो तो व्हाट यू शुड डू इज 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज 2, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, वो करेगा क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, इसलिए इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स to complete the octet and hence the valency of oxygen is 2. सोडियम पे चलते हैं वापस, तो सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 1, तो इसके पास
आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे तीन ही दो शेल बने हुए, तो एक शेल में और डाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड शेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में इसमें कितने 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है ऑक्टेट अटेन करना। आउटर मोस्ट शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये एक है 7 और गेन कर ले, या ये एक लूज कर ले। तो उसको लगता है कि लूज करना आसान है, निकल जाएगा तो 8 पूरे हो जाएंगे, फटाफट से काम हो जाएगा, है ना। कहाँ से मैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स को खोज खोज के लेकर अपने घर के अंदर भरूंगा, एक को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द वैलेंसी इज 1। पहले स्टेप के लिए आप सिर्फ सिंपली अगर इतना भी याद रखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लर्निंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1, 2, 3, 4 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 5, 6, 7, तो 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर दोगे तो आपके पास वैलेंसी आ जाएगी। अगर उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इतना क्लियर हो गया। 1, 2, 3, 4 valency will be equal to the number of valence electrons. 5, 6, 7 it will be equal to 8 minus the number of valence electrons, और अगर 8 ही valence electrons है तो 8 minus 8 is what you can do, so that is going to be 0, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 1 to 4 the number of valence electrons, and from 5 to 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ये करोगे तो आपके पास उसकी वैलेंसी आ जाएगी। जैसे कि मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी 2, 8, 2, सो 2 है तो इसका मतलब है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। क्लोरीन इज 2, 8, 7, एटॉमिक नंबर इज 17, सो 7 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। So what it is going to do? It is 8 minus 7, the valency is going to be 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सो वैलेंसी इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3, 4 होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, 5, 6, 7 होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और अगर 8 हो ना तो वो गेन करते हैं ना वो लूज करते हैं, उनकी वैलेंस ही जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। और ये एटम्स क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में अटेन करने के लिए इतनी वैलेंसी शो करते हैं, इस तरीके से वो एटम से कंबाइन करते हैं, सो दैट आइदर दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ओके। सो यहाँ पे अगेन अब मैंने क्या किया है, मैंने सिंबल्स डाल दिए हैं, एटॉमिक नंबर डाल दिया, प्रोटॉन्स का नंबर डाल दिया, न्यूट्रॉन्स का नंबर इज द मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर, वो मैंने पिछले टेबल में डाला था क्योंकि मुझे वैलेंसी यहाँ पे शो करनी थी, तो मेरे लिए दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। तो वैलेंसी के लिए आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर चाहिए है, एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा और आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी आउटर मोस्ट शेल है, अगर हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल 1, वैलेंसी इज 1, हीलियम आउटर मोस्ट शेल 2, ठीक है, बट यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। लिथियम के अंदर ये 1 है, सो इसकी वैलेंसी 1। आगे के लिए सिंपल है, 2, 3 और 4 तक वैलेंसी इज 1, 2, 3, 4, ठीक है। जब आप 5 पे जाओगे तो 5 इज 8 माइनस 5, this is 8 minus 5, this is going to be 8 minus 6, this will be 8 minus 7, this will be 8 minus 8। नेक्स्ट के अंदर अगेन ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली वैसे ही लिखोगे। 5, 6, 7, 8 के लिए 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7, 8 minus 8। इस तरीके से आप इन सब 20 पहले 18 एलिमेंट्स का यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली पोटाशियम और कैल्शियम के अंदर भी, पोटाशियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज 1। कैल्शियम के लिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इज गोइंग टू बी 2, ठीक है, डन है। So now look at the pause and ponder questions that we have. Identify the number of elements in the outermost shell of the following elements. ये आपके पहले 3 क्वेश्चन हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको एलिमेंट्स की विद द एटॉमिक नंबर 12, 16 एंड 18। और अगला क्वेश्चन है सॉल्व दिस रिडल, आई एम एन एटम विद द मास नंबर 23, प्रोटॉन्स 11, सॉफ्ट मेटल हूँ मैं, वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता हूँ। अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी कम आती होंगी, ये आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप क्लास 10th में मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ोगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई विल हेल्प यू विद दैट। हु एम आई एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डू आई हैव एंड यू कैन क्रिएट वन सच रिडल, ठीक है। सो अगर आपको ये नहीं भी आता तो भी आपको मास नंबर पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और वो किस एलिमेंट का है वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। सो पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पॉज करो, इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो और फिर ही आप सॉल्यूशंस को देखो। सो नाउ आई होप आप लोगों ने ये कर लिया है, तो चलो हम सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है वो कौन है, दैट इज कार्बन। C स्टैंड्स फॉर कार्बन। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट 6 है, इसका मतलब है ये इसका एटॉमिक नंबर है। सो 6 इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसके अंदर हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन्स का कितना नंबर है और इलेक्ट्रॉन्स का कितना नंबर है। सो अगर ये 6 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 हुआ तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। पहली के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बचेंगे कितने, 4, वो एल शेल में चले जाएंगे। सो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी, एल शेल, सबसे बाहर वाली शेल जिसके अंदर आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4। सो आपको यही बताना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट के अंदर अब आपका एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का, दैट इज 9। इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9। 9 को अगर आप K और L शेल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, K में 2 आएंगे, L के अंदर 7 आ जाएंगे। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी 7। द नेक्स्ट वी हैव इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का 14 इज द एटॉमिक नंबर। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 14। तो पहली शेल के अंदर 2, अगली के अंदर 8, 10 हो गए, तो 14 minus 10, 4. So this will go into the M shell. So the number of valence electrons outermost shell के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, that is 4. ठीक है, so I hope पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। The next question is आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है फॉर द एटम। सो आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे प्लीज़ अपना ये डायग्राम ऑफ द एनर्जी लेवल ज़रूर ड्रॉ करना, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो आपको एलिमेंट पता होना चाहिए कि कौन सा है सबसे पहले, ठीक है। सो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगे इज 12, ओके। सो मैग्नीशियम इज द 12th एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज 12। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं याद किया, प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले 20 एलिमेंट्स को विद देयर एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स, उनके नाम आपको सब आते हो। मेरा सजेशन उनका मास नंबर भी आता हो, ठीक है। सो मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम का Mg आप सेंटर में न्यूक्लियस में पुट कर दो, क्योंकि आपको अब फटाफट से पहले एक रफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो कि 12 की क्या होगी। K शेल के अंदर 2 आएंगे, L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, 10 हो गए, और M के अंदर 2 आएंगे, ठीक है। तो पहले KLM इस तरीके से आप लिख लो। सो दिस इज 2,8,2, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल्स के अंदर आप रिप्रेजेंट करोगे, तब आपको, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है तो चलो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देती हूँ, फिर उसके बाद 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, राइट। सो ये लेबलिंग में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। K शेल सबसे अंदर वाली शेल, फिर सेकेंड शेल, और बाहर वाली शेल इज M शेल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो कब से अंदर वाली शेल K शेल, फिर L शेल, और फिर M शेल। द नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे आता है सल्फर। जब आप लिखोगे सबसे ऊपर वाले में
जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया था बना के, तो उस तरीके से आप लिखोगे पहले हाइड्रोजन, एक साइड पे लास्ट में हीलियम, फिर उसके बाद आप लिथियम से लेकर नियॉन तक ड्रॉ करते हो, और फिर आप सोडियम से लेकर आर्गन तक ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नीचे वी हैव इज सल्फर। तो सल्फर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 16 एटॉमिक नंबर है, तो 286, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही सल्फर में होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम आता है 1 से नीचे वाले एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में। तो ये सब चीज़ें आपने अभी आगे सीखनी है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज 286। सो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, इसका मतलब है K में 2, L में 8 और इसके अंदर 6। अब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स की जब आप फिलिंग करोगे, कौन से कलर से करते हैं, ओके सॉरी, चलो पर्पल से कर देते हैं, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट के अंदर। आर्गन के अंदर सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो फॉर मी राइटिंग 288 इज ईजियर। पहले मैं ये लिखती हूँ और मैं फिर उसके बाद शेल के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देती हूँ। सो K 288 हमने डिवाइड किया, इसका मतलब है K में 2 8 और 8, और हमने इलेक्ट्रॉन्स को शेल में भी उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लिया, ठीक है। डन हो गया, समझ में आ गया, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट वन इज सॉल्व दिस। आई एम एन एटम विद द मास नंबर ऑफ 23 एंड 11 प्रोटॉन्स। 11 प्रोटॉन्स का मतलब है Z इज 11, ठीक है। Z जब 11 होता है तो वो एलिमेंट कौन है, वो एलिमेंट है सोडियम, ठीक है। सो सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, इतना सॉफ्ट मेटल है कि आप उसको नाइफ के साथ कर सकते हो। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। आप सोचो आयरन का टुकड़ा और कहो कि आप उसको चाकू के साथ काट लोगे, आप तो नहीं काट पाओगे, है ना। बट सोडियम एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, उसको नाइफ के साथ कट किया जाता है। और सोडियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल भी है, वो वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। इवन वाटर के ऊपर व्हाट यू कैन फाइंड इज दैट वाटर ऑन फायर व्हेन सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप क्लास 10th में अपने चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें सीखोगे मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो तब के लिए हम इस आंसर को सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज 11, मास नंबर इज 23, सो दिस इज सोडियम। और सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर, दैट इज इट इज गोइंग टू बी 12, ठीक है। आपको ऐसी ही एक और रिडल क्रिएट करनी है, तो आप कर सकते हो कि मेरा मास नंबर है 27 और मेरे पास 13 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर इज 13 फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। सो एल्यूमिनियम कैसा अब मेटल है, वो भी एक मेटल है, वो एक हार्ड सिल्वरी वाइट कलर का मेटल है जिससे आपके प्रेशर कुकर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड दिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। एंड अगेन ये आप मेटल्स नॉन मेटल के चैप्टर क्लास 10th में भी पढ़ोगे, आप एसिड बेसिस सॉल्ट भी आपका क्लास 10th में चैप्टर है, वहाँ पे भी पढ़ोगे। तो ये आपकी रिडल एक्चुअली 9th और 10th के सिलेबस को इन्वॉल्व करते हुए बेटर बनती है। हु एम आई? I am aluminium. How many neutrons do I have? 27 minus 13, that is it is going to be 14. So this is 14 aluminium with 14 neutrons and aluminium as the metal, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स के अंदर हम शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। पहले 2n² रूल फॉलो करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी देखेंगे, और फिर आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, जहाँ पे 8 हो जाएंगे हम अगली शेल पे मूव कर जाएंगे। ये हमने सीखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपके पास आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम उनको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। जितने अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर 5 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो तो 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर दोगे, आपके पास वैलेंसी आ जाएगी, जो कि हेल्प करती है फाइंड आउट करने में कि कितनी
एटम्स के साथ वो आगे कंबाइन कर सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम अपने लास्ट टॉपिक्स पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में। वी ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट एवरेज एटॉमिक मास, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक और साइड में गया हुआ है, लर्निंग बियॉन्ड योर क्लास 9, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि हम 9th तो पढ़ें ही पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके और चीज़ों को भी जानते रहें, जो कि हमारी एक्साइटमेंट को रखेगा कि हाँ हमने ये चीज़ें अभी और सीखनी है। ठीक है, सो इसके बाद भी दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली पड़ी हैं आप लोगों के लिए। आप अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा लाइव रखना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना, खुश रहो, खुश होकर पढ़ाई करो। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।